हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम कर रहे हैं रीट लेवल 1 के पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर है 2012 का। पहला क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी के कितने तल है। माचिस की डिब्बी एक घनाभ का ठोस है जिसके तल पूछे कितने हैं। तल का मतलब पृष्ठ या सतह। तो घनाभ में 6 सतह होती है, एक ये छत, एक ये फर्श, 2 और 4 दीवारें। तो कुल 6 सतह होती है, 6 पृष्ठ होते हैं। शीर्ष पूछे तो घनाभ में शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष होते हैं। और किनारे पूछे तो 12 किनारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 6 सतह या पृष्ठ होते हैं। एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक समतल, ये एक समतल है, प्लेन है, इसके ऊपर अनंत बिंदु होते हैं। तो अनंत बिंदु होते हैं तो अनंत ही रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दो समांतर रेखाओं को, ये दो समांतर रेखा है, अगर इसको एक तिर्यक रेखा काटे तो इससे बनने वाले कोणों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो एक तिर्यक रेखा काटे तो यहाँ पर ये कोण बन गया 1 नंबर, ये बन गया 2 नंबर, इसका नाम लिखते हैं 3 नंबर, ये 4, यहाँ इसका नाम देते हैं 5 नंबर, इसको देते हैं 6 नंबर, इसको दे देते हैं 7 नंबर और इसको देते हैं 8 नंबर। तो अब कौन कौन से कोण किस तरीके से बराबर होंगे, उसका क्या नाम है। सबसे पहले संगत कोण बराबर होते हैं, ये सही है। संगत कोण कौन से होते हैं, कोण 1 और कोण 5 ये संगत है, ये दोनों बराबर होंगे। कोण 3 के संगत कोण 7 है, ये बराबर होंगे। कोण 2 के संगत कोण 6 है, ये बराबर होंगे दोनों कोण। कोण 4 के संगत कोण 8। तो ये संगत कोण है और ये आपस में बराबर होता है, ये सही है। एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण कौन से हैं, कोण 3 और कोण 6। कोण 3 और कोण 6 एकांतर कोण है और ये बराबर भी होते हैं। कोण 4 और कोण 5 ये भी एकांतर कोण है और बराबर होते हैं। तो ये भी सही है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तीसरा ये है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। ये तिर्यक रेखा है, एक ही ओर का मतलब इस साइड या इस साइड, बने अंतः कोणों का, अंतः का मतलब दोनों समांतर रेखाओं के बीच में। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर दोनों समांतर रेखाओं के बीच में 3 नंबर और 5 नंबर कोण बना हुआ है, इनका जो योग होता है वो 180 होता है। यहाँ 2 समकोण लिखा है, 2 समकोण का मतलब 90 और 90, समकोण का मतलब 90 और 2 समकोण का मतलब 90 और 90 180। तो ये सही है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 2 समकोण यानी 180 डिग्री होता है। यहाँ पर 3 और 5 का जोड़ 180 डिग्री होगा, कोण 4 और कोण 6 का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। तो ये भी सही है। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग एक समकोण का मतलब 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये सही नहीं है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 2 समकोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा। हाँ, 1 लीटर का मतलब है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, यानी 1000 मिलीलीटर घी का वजन कितना है, 910 ग्राम। अब हमें 700 मिलीलीटर का घी का वजन बताना है। तो पहले 1 मिलीलीटर का वजन बताएंगे। 1 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा, 910, ये 1000 चला जाएगा भाग में। 1 मिलीलीटर घी का वजन बताना है तो ये 1000 भाग में चला जाएगा। अब 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा। 1 मिलीलीटर का अगर 910 बटा 1000 है तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा, तो 700 से गुणा कर दें। 1 का बताना है तो 1000 भाग में, 700 का बताना है तो 700 गुणा में। 1 0 से 1 0 कट गया, दूसरा भी कट गया, तीसरा भी कट गया। 7 को 91 से गुणा करना है, 7 एकम 7, 7 9 63, यानी 937 ग्राम घी का वजन होगा 700 मिलीलीटर घी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है और मैदान की चौड़ाई 200 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात करनी है। आयताकार मैदान का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये परिमाप दे रखा है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी मीटर बदलेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो ये आयताकार मैदान का परिमाप है 1000 मीटर। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना होगा? 1000 परिमाप है, 2 का भाग देंगे तो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ है 500 मीटर, जिसमें से चौड़ाई जो है वो 200 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई का जोड़ 500 मीटर है, जिसमें चौड़ाई 200 मीटर है, तो चौड़ाई घटा दोगे तो ये बच जाएगी आयताकार मैदान की लंबाई, जो कि कितनी है? 300 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय की पोताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे? देखिए, किसी विद्यालय का पोताई कार्य 2 मजदूर लगें तो वो काम जो है वो 8 दिन में कर सकते हैं। 8 दिन में काम हो जाएगा अगर 2 मजदूर रोजाना काम करें तो हमें बताना है कि 2 दिन में ख़त्म करने के लिए कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये होगा कि 8 दिन में ख़त्म करना है तो आपको 2 मजदूर लगाने रोजाना। अगर 1 दिन में ख़त्म करना है, 1 दिन में काम है, जल्दी काम आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मजदूर लगाने पड़ेंगे। मतलब ये 8 गुणा में जाएगा, 2 8 16 मजदूर लगाने पड़ेंगे अगर आप काम 1 ही दिन में ख़त्म करना चाहते हैं। तो अभी काम हमें 2 दिन में ख़त्म करवाना है, तो 2 दिन में ख़त्म करवाने के लिए कितने मजदूर चाहिए? तो आप 16 में 2 का भाग देंगे, 8 मजदूर लगाने हैं। 16 में 2 का भाग देंगे, 8 मजदूर चाहिए तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है कितने और मजदूर लगाने पड़ेंगे। 6 मजदूर, 2 मजदूर तो लगे हुए हैं काम पर, 8 चाहिए तो कितने और लगाने पड़ेंगे? 8 में से 2 घटाएंगे, 6 मजदूर और लेके आने हैं इस काम को 2 दिन में ख़त्म करने के लिए। तो सही उत्तर होगा इसका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के परिवार में 3 और सोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपये मासिक खर्च करता है। किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना? कौन सा परिवार अपने बच्चे पर औसत मासिक खर्च अधिक कर रहा है और कितना अधिक कर रहा है? राम का जो परिवार है उसमें 3 बच्चे हैं और वो 3 बच्चों पर 450 रुपये मासिक खर्च कर रहा है। तो औसत बतानी है। औसत बचाने के लिए क्या करना है? कुल खर्च राशि कितनी है? 450 रुपये। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चों पर, तो 3 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 150। सोहन का औसत मासिक खर्च कितना है? कुल खर्च है सोहन का इतना ही 450 ही, लेकिन सोहन के परिवार में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं तो 5 से भाग लग जाएगा। तो सोहन का 5 ने 45। सोहन जो है अपने परिवार पर शिक्षा पर औसत मासिक खर्च 90 रुपये और राम 150 रुपये। कौन ज़्यादा कर रहा है? राम ज़्यादा खर्च कर रहा है। कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है? तो 150 में से 90 घटा दो, 60 रुपये। राम ज़्यादा खर्च कर रहा है, 60 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। 90 रुपये की चीज़ है, 10% लाभ ले रहा है तो इसका लाभ कितना हो जाएगा? 90 गुणा 10% लाभ ले रहा है। 10% हटाओगे तो बटा में 100 लगेगा। 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरा जीरो ये कट गया तो 9 एकम 9 रुपये। 90 रुपये वाली चीज़ पर 9 रुपये का लाभ कमाएगा तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कितने रुपये में बेचेगा? 90 प्लस 9 रुपये लाभ कमाएगा तो प्लस कर दो, हानि हो तो माइनस कर दो। 90 और 9, वो वस्तु 99 रुपये में बेचेगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य 99 रुपये हो जाएगा। 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा? सरल ब्याज ज्ञात करना है। सरल ब्याज या साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। मूलधन है यहाँ पर 500 रुपये, समय है 1 वर्ष, दर देखें 1% मासिक है और यहाँ समय 1 वर्ष लिखा है तो ये दर को वार्षिक में बदलना है, साल में। 1% मासिक है और साल में 12 महीने होते हैं तो 12 महीनों की दर क्या होगी? 12 से गुणा कर देंगे, 12 एकम 12, 12% वार्षिक होगी दर। दर वार्षिक लिखनी है, 12 लिखनी है यहाँ पर,
बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 12 पंजे 60 रुपये। तो ये ब्याज हो जाएगा 60 रुपये। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 35.507 का विस्तारित रूप बताना है। देखिए पॉइंट से पहले अलग विस्तारित रूप लिखेंगे। 5 का स्थानीय मान 5 ही होता है, तो 5 प्लस 3 दाई के स्थान पर है, इकाई दाई के स्थान पर 3 है, तो 3 का स्थानीय मान 3 दाई 30 होगा। उसके बाद में प्लस दशमलव के बाद पहला जो अंक होता है वो दशांश होता है, यानी 10वां हिस्सा होता है, तो 5 के बटा में 10 लिखा जाएगा। दशमलव के बाद जो दूसरा अंक होता है वो शतांश होता है, यानी 100वां भाग होता है, तो उसके बटा में 100 आता है। और दशमलव के बाद में जो तीसरा अंक होता है वो सहस्रांश होता है, यानी 1000वां भाग होता है, तो उसके बटा में 1000 आएगा, तो 7 के बटा में 1000 आएगा। ये इसका विस्तारित रूप होगा। 0 में 100 का भाग देंगे तो 0 आएगा, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास इसका विस्तारित रूप ये हो जाएगा 30 प्लस 5 प्लस 5 बटा 10 प्लस 7 बटा 1000। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव रूप में लिखना है। 90 प्लस 9 प्लस 9 बटा 10 प्लस 9 बटा 1000 प्लस 9 बटा 1 लाख। ये विस्तारित रूप लिखा हुआ है, इसको दशमलव रूप में लिखना है। तो ये तो हो गया 90 और 9 99। फिर दशमलव, जिसके बटा में 10 है वो दशमलव के बाद पहला अंक है, यानी दशांश है, 10वां भाग है, तो दशमलव के बाद पहला अंक 9 हो गया। 10 के बाद जिसके बटा में 100 होगा वो दूसरा अंक होगा, तो 100 वाला इसमें है नहीं, तो 0 आ जाएगा। ये 1000 है, तो ये दशमलव के बाद तीसरा अंक है, 1 2 तीसरा अंक है, ये दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 0 है, तो ये 5वां अंक है, दशमलव के बाद में 5वां अंक है। 1 2 3 चौथा अंक 0 है, 5वां अंक 9 है, तो दशमलव संख्या ये हो जाएगी 99.90909।